सोचिए, जब मोबाइल फोन एक लग्जरी हुआ करते थे, इंटरनेट का दूर सपना था और कम्युनिकेशन लिमिटेड था, लेकिन फिर कुछ अनोखा हुआ। एक ऐसी कंपनी सामने आई जिसने दुनिया को कनेक्ट करने के तरीका बदल दिया। ये वोडाफोन की कहानी है। 1984 में जब ज़्यादातर लोगों के लिए मोबाइल फ़ोन अभी भी एक दूर का भविष्य था, वोडाफोन यूके में शुरू हुआ। एक ऐसा नाम जो जल्द ही पूरी दुनिया में गूंजने वाला था। उस समय वे रैकेल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक छोटी सब्सिडियरी थी। रैकेल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी जो कम्युनिकेशन और मिलिट्री टेक्नोलॉजी सहित कई फील्ड में शामिल थी। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और इसने शुरुआती रेडियो और मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाई थी। रैकेल इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल कम्युनिकेशन पर फोकस करने के लिए रैकेल टेलीकॉम नाम की एक सब्सिडियरी कंपनी बनाई। ये सब्सिडियरी बाद में वोडाफोन बन गई, जो वॉइस, डेटा और फ़ोन का कॉम्बिनेशन था। सिंपल फिर भी रेवोल्यूशनरी। उन्हें पता था कि वे कुछ बड़ा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये नाम एक दिन ग्लोबल कनेक्टिविटी के पहचान बन जाएगा। वोडाफोन को पहली बड़ी सफलता 1985 में मिली, जब उसने यूनाइटेड किंगडम में पहला मोबाइल फ़ोन नेटवर्क लॉन्च किया। यहीं से दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज में से एक के तौर पर उसके सफ़र की शुरुआत हुई। 1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक के शुरुआत में मोबाइल कम्युनिकेशन के तेज़ी से बढ़ने से कंपनी का सफलता और बढ़ गई। 1991 तक वोडाफोन GSM नेटवर्क लॉन्च करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई, जिसने सेल्युलर नेटवर्क को इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड बनाकर मोबाइल कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी। 1988 में रैकेल इलेक्ट्रॉनिक्स ने वोडाफोन को एक अलग कंपनी के तौर पर अलग करने का फैसला किया और वोडाफोन पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट कंपनी बन गई। इस अलग होने से वोडाफोन पूरी तरह से मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन मार्केट पर फोकस कर सका और नई कंपनी में रैकेल की ओनरशिप ने वोडाफोन की शुरुआती सफलता में अहम भूमिका निभाई। $1990 के दशक के आखिर तक वोडाफोन सिर्फ यूके मार्केट तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने दुनिया पर अपनी नजरें जमा ली थी। 1999 में वे अमेरिका की एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयर टच के साथ मर्ज हो गए और वोडाफोन एयर टच बन गए। बस इसी तरह वे दुनिया भर में एक पावर हाउस बन गए और वे यहाँ नहीं रुके। 1992 में वोडाफोन नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया। ये मैसेज नील पैपवर्थ नाम के एक वोडाफोन इंजीनियर ने भेजा था और बस इतना कहता, मेरी क्रिसमस। यहाँ से टेक्स्ट मैसेजिंग क्रांति की शुरुआत हुई। 2000 में वोडाफोन ने एक और बड़ा अधिग्रहण किया जब उसने जर्मन इंडस्ट्रियल ग्रुप मैनेजमैन को खरीदा। 112 बिलियन पाउंड्स का ये अधिग्रहण कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े मर्जर में से एक बन गया। मैनेजमैन अधिग्रहण ने वोडाफोन को यूरोपियन और ग्लोबल मार्केट में भी काफ़ी एक्सेस दिया और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में कंपनी की मजबूत स्थिति की शुरुआत की। वोडाफोन पहला मोबाइल ऑपरेटर थे जिसने मोबाइल पेमेंट शुरू किया। 1999 में उन्होंने केनिया में वोडाफोन M-Pesa लॉन्च किया। ये एक ऐसी सर्विस है जिससे लोग अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करके पैसे भेज सकते हैं। M-Pesa की सफलता बहुत ज़्यादा थी और ये सर्विस आज भी केनिया और अफ्रीका के दूसरे हिस्सों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है। इसने मोबाइल मनी को बदल दिया है और लाखों ऐसे लोगों के लिए एक ज़रूरी फाइनेंशियल इंक्लूजन टूल बन गया है जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। इसके अलावा वोडाफोन महिलाओं को मजबूत बनाने के मकसद से कैंपेन में शामिल है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। उदाहरण के लिए इसके वोडाफोन नारी सुरक्षा ऐप ने महिलाओं को सेफ रहने में मदद की है, जिससे वे इमरजेंसी में दोस्तों, परिवार और अधिकारियों को अलर्ट कर सकती हैं। ये पहल भारत में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों के बारे में वोडाफोन की जागरूकता को दिखाती है और जेंडर इक्वलिटी और एम्पावरमेंट के बारे में एक ज़रूरी नेशनल बातचीत का हिस्सा बनकर कंपनी की गुडविल बनाने में मदद करती हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में वोडाफोन ने भी अपनी सेवाओं में विविधता लाना शुरू किया।
कंपनी एक पारंपरिक मोबाइल ऑपरेटर से एक बड़ी टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर बन गई, जो फिक्स्ड ब्रॉडबैंड, डिजिटल टेलीविजन और एंटरप्राइज सॉल्यूशन जैसी सर्विस देती थी। इसी समय वोडाफोन ने 3G और 4G मोबाइल नेटवर्क जैसे टेक्नोलॉजी में नए बदलाव भी किए। वोडाफोन का मशहूर लोगो, जिसे हम आज उसके स्पीच मार्क डिज़ाइन से पहचानते हैं, 2001 में शुरू किया गया था। हालांकि कंपनी के लोगों में इसके इतिहास में एक बदलाव हुए हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में इसमें नीले और सफ़ेद रंग की स्कीम के साथ एक सरल टेक्स्ट बेस्ड डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया था। कंपनी के हाल के इतिहास में एक बड़ी घटना 2013 में हुई, जब वोडाफोन ने वेराइजन वायरलेस में अपना हिस्सा वेराइजन कम्युनिकेशंस को $130 बिलियन में बेच दिया। इस बिक्री से वोडाफोन का यूएस मार्केट में हिस्सा खत्म हो गया और इसे कंपनी को अपने मुख्य यूरोपियन और उभरते मार्केट ऑपरेशन पर फिर से फोकस करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक कदम के तौर पर देखा गया। इस बिक्री से काफ़ी कैश तो मिला, जिसका इस्तेमाल उसने 4G टेक्नोलॉजी जैसे नए ग्रोथ एरिया में इन्वेस्ट करने और डेवलपिंग मार्केट में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए किया। अपने पूरे इतिहास में वोडाफोन मोबाइल टेक्नोलॉजी में अपने इनोवेशन, बदलते मार्केट का हालातों के हिसाब से ढलने की अपनी काबिलियत और अपने स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस के लिए जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज में से एक है, जो 20 से ज्यादा देशों में काम करती है और जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप्स के जरिए कई और देशों में इसकी अच्छी खासी मौजूदगी है। आज वोडाफोन 5G, IoT और डिजिटल सर्विसेज जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना जारी रखे हुए हैं और खुद को ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में सबसे आगे बनाए हुए हैं। भारत के साथ वोडाफोन का रिश्ता एक दशक से भी ज्यादा समय से बड़े इन्वेस्टमेंट, कानूनी लड़ाइयों, मर्जर और स्ट्रैटेजिक बदलाव से भरा रहा है। कंपनी ने पहली बार 2007 में भारतीय मार्केट में कदम रखा था, जब उसने लगभग $11 बिलियन में एक बड़े भारतीय टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर हचिसन एसआर में 67% हिस्सेदारी खरीदी थी। ये दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते टेलीकॉम मार्केट में वोडाफोन का बड़ा कदम था। इस खरीद से वोडाफोन इंडिया की मौजूदगी काफी बढ़ गई और कंपनी का मकसद एयरटेल, रिलायंस कम्युनिकेशंस और आइडिया सेल्युलर जैसे जाने माने प्लेयर्स को टक्कर देकर अपनी मौजूदगी बढ़ाना है। वोडाफोन हचिसन के रिश्ते की सबसे खास बातों में से एक वोडाफोन द्वारा एक्विजिशन के बाद ब्रांडिंग में बदलाव था। एक्विजिशन से पहले हचिसन एसआर अपने ब्रांड नाम हच से बहुत जाना जाता था, जिसे भारत में आइकॉनिक हच पपी मैस्कट से दिखाया जाता था। वोडाफोन के कंट्रोल में आने के बाद ब्रांड का नाम बदलकर वोडाफोन इंडिया कर दिया गया और वोडाफोन की ग्लोबल ब्रांड आइडेंटिटी के लिए हच पपी को हटा दिया गया। इस बदलाव को हच ऑपरेशंस को वोडाफोन की बड़ी कॉर्पोरेट इमेज के साथ जोड़ने की एक बड़ी रीब्रांडिंग कोशिश के तौर पर देखा गया। हचिसन एसआर का वोडाफोन इंडिया के रूप में रीब्रांडिंग करना कंपनी के वैश्विक ब्रांड की शक्ति को भारतीय बाजार में लाने की रणनीति का एक हिस्सा था। हालांकि ये विस्तार चुनौतियों के बिना नहीं था। वोडाफोन के सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक कारण को लेकर भारत सरकार के साथ लंबे समय से चल रहा विवाद था। 2012 में भारत सरकार ने वोडाफोन पर हचिसन एसआर को अधिग्रहित करने के लिए इस्तेमाल किए गए $11 बिलियन के सौदे में कार चोरी का आरोप लगाया, ये दावे करते हुए कि कंपनी में पूंजीगत लाभ कर की चोरी की है। वोडाफोन ने आरोपों का विरोध किया, ये तर्क देते हुए कि उसने भारतीय कानूनों का अनुपालन किया है, जिसके कारण कई कानूनी लड़ाइयां हुई। ये विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक गया, जिसने 2014 में वोडाफोन के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि कंपनी कर के लिए उत्तरदायी नहीं है। टैक्स से जुड़े मामलों के अलावा वोडाफोन को भारत में कई रेगुलेटरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खासकर स्पेक्ट्रम एलोकेशन और लाइसेंस रिन्यूअल के एरिया में। 2000 टेलीकॉम के टेलीकॉम स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बाद ये मुद्दे और भी गंभीर हो गए, जिससे मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। वोडाफोन इंडिया जैसी टेलीकॉम कंपनीज को स्पेक्ट्रम रिन्यूअल के लिए भारी फीस देनी पड़ी, जिससे उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर काफ़ी दबाव पड़ा। 2017 में बढ़ते कंपटीशन और मुश्किल फाइनेंशियल हालत से निपटने के लिए वोडाफोन इंडिया ने आइडिया सेल्युलर के साथ मर्जर करके वोडाफोन इंडिया लिमिटेड VI बनाया।
इस कदम से सब्सक्राइबर के मामले में भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बना। हालांकि इसका मतलब था कि वोडाफोन एक ऐसी कंपनी के साथ मार्च हो रहा था जो फाइनेंशियली संघर्ष कर रही थी। मर्जर का मकसद दोनों कंपनीज को भारत के बड़े प्लेयर्स खासकर रिलायंस जियो के खिलाफ मुकाबला करने में मदद करना था, जिसने एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी शुरू की थी, जिसने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया था। मर्जर के बावजूद वोडाफोन आइडिया को बढ़ते कर्ज, ऑपरेशनल चुनौतियां और इंडस्ट्री में इंटेंस प्राइस वॉर के कारण फाइनेंशियल मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वोडाफोन आइडिया का फाइनेंशियल तांडव पिछले कुछ सालों में और साफ होता गया। 2019 में वोडाफोन आइडिया ने स्पेक्ट्रम ड्यूज और दूसरी देदारियों का बोझ बताते हुए फाइनेंशियल राहत के लिए भारत सरकार से अप्लाई किया। जवाब में भारत सरकार ने 2021 में एक टेलीकॉम राहत पैकेज दिया, जिससे टेलीकॉम कंपनीज को स्पेक्ट्रम इस्तेमाल और लाइसेंस फीस से जुड़े पेमेंट टालने की इजाज़त मिली। हालांकि इससे कुछ समय के लिए राहत मिली, लेकिन वोडाफोन आइडिया की पूरी फाइनेंशियल हालात खराब बनी रही और कंपनी बढ़ते कर्ज से जूझती रही। क्या आप जानते हैं कि वोडाफोन का भी एक OTT प्लेटफॉर्म है? वोडाफोन प्ले वोडाफोन इंडिया का डिजिटल मनोरंजन प्लेटफॉर्म है, जिसे ग्राहकों को फिल्में, टीवी शो, संगीत और खेल सहित सामग्री के एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। डिजिटल मनोरंजन की बढ़ती डिमांड को भुनाने और अपनी सेवाओं में विविधता लाने के लिए वोडाफोन की रणनीति का हिस्सा के रूप में लॉन्च किया गया वोडाफोन प्ले कुछ वर्षों में दूरसंचार उद्योग में एक प्रमुख पेशकश बन गया है। वोडाफोन प्ले को आधिकारिक रूप से वोडाफोन इंडिया द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। इस सेवा का उद्देश्य ग्राहकों को फिल्में, टेलीविजन शो और खेल सहित वीडियो सामग्री स्ट्रीमिंग के लिए एक मंच प्रदान करना था। आज वी मूवीज और टीवी वी ग्राहकों को सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करना जारी रखा था, जिससे ये वी के मनोरंजन पोर्टफोलियो के एक केंद्रीय हिस्सा बन गया है। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ इसका टक्कर जारी है। इंडियन प्रीमियर लीग के साथ विशेष रूप से प्रयोजन और ब्रांड साझेदारी के मामले में एक महत्वपूर्ण संबंध है। कंपनी ने दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते दूरसंचार बाजारों में से एक में अपनी दृश्यता बढ़ाने और अपनी ब्रांड छवि को बढ़ाने के लिए IPL की व्यापक पहुंच और लोकप्रियता के लाभ उठाया है। वोडाफोन कई सीजन से IPL के मुख्य प्रायोजकों में से एक रहा है। टूर्नामेंट के साथ इसका जुड़ाव 2008 में शुरू हुआ, जिस साल IPL शुरू हुआ था। IPL के विशाल टेलीविजन दर्शकों की संख्या और देशव्यापी अपील वोडाफोन को एक बड़े दर्शक वर्ग के साथ जुड़ने के लिए अत्यधिक दृश्यमान मंच प्रदान करती है, विशेष रूप से अत्यधिक कॉम्पिटिटिव भारतीय दूरसंचार बाजार में। इस तरह के प्रतिष्ठित आयोजन के हिस्सा बनने से वोडाफोन को अपने उत्पादन और सेवाओं को प्रदर्शित करने में सक्षम बनाया है, जिससे देश भर में क्रिकेट प्रशंसकों के साथ एक संबंध बना है। शायद वोडाफोन और IPL के बीच सबसे प्रतीकात्मक जुड़ाव जुजूस का था, जो विचित्र एनिमेटेड पेट्रॉन के एक श्रृंखला थी जो IPL के दौरान वोडाफोन को ब्रांडिंग रणनीति का हिस्सा बन गई। 2009 में IPL के दूसरी सीजन में लॉन्च किया गया जुजूस जल्द ही भारत में सबसे यादगार विज्ञापन अभियानों में से एक बन गया। पत्रों का उपयोग विभिन्न वोडाफोन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया था और इनके विनोदी, यादगार और भरोसेमंद प्रकृति ने उन्हें व्यापक लोकप्रियता दिलाई। जुजूस एक सांस्कृतिक घटना बन गई और IPL सीजन के दौरान भारत में एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाने में वोडाफोन की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जुजू अभियान की रचनात्मकता के लिए व्यापक रूप से प्रशंसा की गई और इसे एक मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक माना गया। हालांकि जुजू सीधे तौर पर क्रिकेट के खेल से संबंधित नहीं थे, लेकिन वे IPL के साथ करीब से जुड़ गई। लाखों दर्शकों के मन में वोडाफोन ब्रांड और इवेंट का एक सक्सेसफुल कोलैबोरेशन। आज वोडाफोन आइडिया एक कंसोलिडेटेड एंटिटी के तौर पर इंडियन टेलीकॉम मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बना हुआ है,
लेकिन दो बड़े प्लेयर्स रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के साथ मुकाबला करने की उसकी काबिलियत की एक चुनौती बनी हुई है। इंडिया में कंपनी का भविष्य काफी हद तक फाइनेंशियल दिक्कतों को सुलझाने, सर्विसेज को बेहतर बनाने और बदलते टेलीकॉम माहौल के हिसाब से ढलने की उसकी काबिलियत पर निर्भर करेगा। हालांकि इंडिया में वोडाफोन का सफर चुनौतियों से भरा रहा है, लेकिन कंपनी ने इंडियन टेलीकॉम मार्केट को बनाने में अहम रोल निभाया है और कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद एक अहम प्लेयर बनी हुई है। वोडाफोन के मुनाफे और रेवेन्यू में पिछले कुछ सालों में उतार चढ़ाव आए हैं, जो इसे विविध ग्लोबल ऑपरेशन, उभरती टेक्नोलॉजी में निवेश और चल रहे रीस्ट्रक्चरिंग प्रयासों को दर्शाता है। 2023 फाइनेंशियल ईयर में वोडाफोन का कुल रेवेन्यू लगभग 45 बिलियन पाउंड्स थे। ये रेवेन्यू कई सेगमेंट्स और क्षेत्रों में जनरेट होता है। 2023 फाइनेंशियल ईयर में वोडाफोन ने लगभग 4.7 बिलियन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया। ये किसी भी ऑपरेटिंग इनकम या नुकसान को छोड़कर प्रॉफिटेबिलिटी का एक मुख्य पैमाना है। हाल के डेटा के मुताबिक वोडाफोन की नेट वर्थ या मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 30 पाउंड से 35 बिलियन पाउंड होने का अनुमान है। हालांकि स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, मार्केट की स्थितियों और कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जैसे फैक्टर्स के वजह से ये वैल्यू समय के साथ ऊपर नीचे होती रहती हैं। सबसे हाल के उपलब्ध डेटा के मुताबिक वोडाफोन ग्रुप दुनिया भर में लगभग 90,000 लोगों को नौकरी देता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि रीस्ट्रक्चरिंग, मर्जर, एक्विजिशन और वर्कफोर्स ऑप्टिमाइजेशन की कोशिशों जैसे फैक्टर्स की वजह से ये संख्या ऊपर नीचे हो सकती हैं। भारत में VI ब्रांड के तहत वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के मिला जुला वर्कफोर्स भी काफ़ी है। कंपनी में सेल्स, कस्टमर सर्विस, नेटवर्क मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट फंक्शन समेत अलग अलग पोस्ट पर हजारों एम्प्लॉय हैं। वोडाफोन पिछले कुछ सालों में कई विवादों में फंसा है, जिसमें विज्ञापन से लेकर कॉर्पोरेट प्रैक्टिस तक शामिल हैं। वोडाफोन के सबसे बड़े विवादों में से एक टैक्स चोरी के आरोप रहे हैं। 2005 में वोडाफोन ने हचिसन एसआर में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदी, लेकिन बाद में पता चला कि डील इस तरह से की गई थी ताकि वोडाफोन बिक्री कीमत के एक बड़े हिस्से पर टैक्स देने से बच सके। 2014 में वोडाफोन एक प्राइवेसी विवाद में फंस गया था, जब ये पता चला कि उसने सरकार को कस्टमर डेटा तक पहुंच दी थी। कंपनी को ये मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि उसे डेटा एक्सेस के लिए सरकारी रिक्वेस्ट मिली थी और उसने कुछ देशों में इन रिक्वेस्ट को पूरा किया था। जैसे कि पिछले जवाबों में बताया गया है, वोडाफोन को अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा है। इसका एक खास उदाहरण 2018 में भारत में चलाया गया एक कैंपेन है, जहां कंपनी ने जेंडर इक्वालिटी और महिला एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक ऐड लॉन्च किया था। हालांकि इसकी आलोचना जेंडर इश्यूज को एड्रेस करने की असली कोशिश के बजाय एक मार्केटिंग चाल के तौर पर ज्यादा हुई। इससे सवाल उठे कि क्या कंपनी सिर्फ अपनी ब्रांड इमेज को बनाने के लिए जरूरी सोशल कॉजेस का इस्तेमाल कर रही थी। कई टेलीकॉम कंपनीज की तरह वोडाफोन को भी सर्विस में रुकावट और नेटवर्क आउटेज का सामना करना पड़ा, जिससे यूजर्स परेशान हुए हैं। इन आउटेज के वजह से खासकर मुश्किल समय पर नेगेटिव पब्लिसिटी हुई है। कुछ मामलों में कस्टमर्स ने इन इश्यूज को संभालने के कंपनी के तरीके से नाखुशी जाहिर की है। तो दोस्तों, आज हमने वोडाफोन के नेटवर्क कवरेज, प्राइसिंग प्लान्स और ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस से लेकर बहुत सी चीजों पर बात की है। तो चलिए कुछ आखिरी बातों के साथ खत्म करते हैं। जब मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स की बात आती है तो वोडाफोन कई महीनों में सबसे अलग है। उनकी ग्लोबल पहुंच और बेहतरीन नेटवर्क रिलायबिलिटी उन्हें घरेलू और इंटरनेशनल दोनों तरह की यूजर्स के लिए एक मजबूत ऑप्शन बनाती हैं। चाहे आप डेटा हेवी प्लान, पैसे वसूल फैमिली बंडल या बढ़िया कस्टमर सर्विस ढूंढ रहे हो, वोडाफोन के पास देने के लिए बहुत कुछ है। वोडाफोन समय के साथ चल रहा है, कई बड़े शहरों में 5G कवरेज दे रहा है, साथ ही वोडाफोन पास जैसे नए फीचर्स भी दे रहा है जो आपके डेटा अलाउंस पर असर डाले बिना कुछ ऐप्स का अनलिमिटेड इस्तेमाल करने देता है। तो अगर आप सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा यूज़र हैं या स्ट्रीमिंग का शौकीन हैं तो यह गेम चेंजर हो सकता है। तो क्या वोडाफोन इसका लायक है?
कई लोगों के लिए इसका जवाब हाँ है। अगर आप मजबूत, भरोसेमंद कवरेज, अच्छी कस्टमर सर्विस और नए फीचर्स को महत्व देता है तो वोडाफोन एक मजबूत वैल्यू प्रोपोजिशन देता है। हालांकि अगर आपका बजट कम है या आप खराब कवरेज वाले ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो आप आखिरी फैसला लेने से पहले दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स का तुलना कर सकते हैं। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। क्या आपका वोडाफोन के साथ अच्छा अनुभव रहा है या आपको कोई मुश्किल आई है? नीचे कमेंट करें और हम इस बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोचें। हमारे पास और भी टेक इनसाइट्स और सर्विस रिव्यूज आने वाले हैं। साथ ही घंटी जरूर बजाइए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।